सबसे पहले आती है बात प्रश्नों की। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो है ना, बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो प्राग ऐतिहासिक काल से लेके दिल्ली के इतिहास में क्या बदलाव आए वो बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, दूसरा आएगा कि दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए, जो उसके स्रोत हैं उनका। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज रहेगी वो ये रहेगी, इतना इतना हिस्सा। एक तो रहेगा इंद्रप्रस्थ और दूसरा पुराना किला। ठीक है, अगर हम ये सारे टॉपिक कर लेते हैं तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे हो जाएंगे। उसमें चाहे आपका तिलपत आता हो, पानीपत या हस्तिनापुर। ठीक, पहले आता है दिल्ली के अतीत का अध्ययन। अतीत का मतलब तो समझते ही होंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं। पॉइंट टेबल है, सिर्फ इस पे ध्यान दोगे तुम्हें बड़ी सी किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एक कहानी रूप है जो दिमाग में बैठ जाएगी, सिर्फ ये हेडिंग मात्र है। ठीक है ना, यही आपकी थ्योरी बनेगी, यही आपका विस्तृत ज्ञान है, और साथ में इसी में ही आप हेडिंग और सब हेडिंग लेके चल सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो मेरी तरफ से तो एक हेडिंग होती है इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो बताएंगे। दिल्ली के अतीत के अध्ययन में सबसे पहले तो आता है प्रस्तावना, यानी कि हम प्रारंभ कैसे करेंगे अतीत को। तो पहले आता है जी दिल्ली रिज। ये रिज वर्ड जो है वो क्या बताता है, इसकी बात करते हैं। ये रिज है क्या? रिज, दिल्ली रिज वर्ड जो एक तरीके से ब्रिटिशर्स समय में दिया गया था। ये खोज कैसे की गई है बताएगा। 1 अरब वर्ष पुराना क्षेत्र है ये। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो हिमालय पर्वत से, ठीक है ना, हिमालय पर्वत से भी ज्यादा पुराना समय है, उसी के अंतर्गत समय है। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। सबसे पहले तो मैप ले लेते हैं। ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम और ये दक्षिणी क्षेत्र है। और हम दिल्ली को सिचुएटेड करते हैं। सपोज ये दिल्ली है बेटे, ठीक है ना, और दिल्ली में आपका ये हरियाणा है। एवोटली बहुत बड़ा है, मैं मैप को है ना ये नहीं बोलूंगा, मेरे द्वारा सही बना है। ये हरियाणा और ये आपका राजस्थान है। ठीक, अब बात आती है कि दिल्ली को थोड़ा सा और अगर इससे ऐसे मिला के चले तो इतना जो एरिया है वो दिल्ली रिज कहलाया। और ये क्यों दिल्ली रिज कहलाया? क्योंकि ये एक तरीके से शुष्क क्षेत्र है, पर एक तरीके से दिल्ली के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या कर रही है? यहाँ से आने वाली शुष्क हवा को रोक रही है। ये शुष्क हवा को रोकने की वजह से ये एक तरीके से क्या है, हरा भरा क्षेत्र है ना, इसलिए इसको दिल्ली रिज कहा गया है। तो दिल्ली रिज के बारे में हम जितना जानते हैं उतना बताया। ठीक, और इसी दिल्ली रिज के बीच में ना कई प्रकार का है ना अवशेष हमें प्रागैतिहासिक काल के मिलते हैं, जिसमें कुछ ब्रह्मांड मिले हैं, है ना, या फिर यूं कह सकते हैं कुछ बर्तन मिले हैं मिट्टी के, और कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो पाषाण काल से संबंध रखते हैं। तो बस्ती थी, और ये बस्ती इसलिए थी क्योंकि है ना जहाँ पे जलीय व्यवस्था उपलब्ध होती है वहां बस्तियां निर्भर होती हैं जल पर। यहाँ पर है ना यमुना नदी के निष्कासन था। यमुना नदी से मिलने वाले पेयजल की आपूर्ति होने की वजह से एक घनीय बस्तियां यहाँ पर निर्माणित हुई, और इनका आना जो है यातायात आना जाना जो था वो एक तरीके से अब दक्षिण और उत्तर में हरियाणा की तरफ था। ठीक, तो इसे दिल्ली रिज के रूप से जाना गया। ये अमेरिकी लैटिन वर्ड है। कितना हो गया? अब बात आती है यमुना 6 पैलियो चैनल। ये पैलियो चैनल अमेरिकी वर्ड है। पैलियो चैनल है क्या? पैलियो चैनल वो होता है कि जलमार्ग एक जगह बना हुआ है किसी नदी के द्वारा, और अवसाद का जमावड़ा हो जाने की वजह से, अवसाद यानी कि जल में कई प्रकार के अवसाद या फिर मिट्टी, दलदल और अन्य प्रकार के पदार्थ आते हैं घुलनशील अवस्था में, और वो जाके है ना क्या है एक उच्छाद बनाते हुए चलते हैं, यानी कि जो तलहट होता है वो ऊपर उठता चला जाता है। नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं और फिर वो एक हमें अवशेष मिलता है मार्ग का, जल मार्ग का,
और वो जलमार्ग का जो अवशेष है उसको हम बोलते हैं पैलियो चैनल। समझ में आ गया? पैलियो चैनल, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ये ओल्ड यानी कि पुराने शब्द से लिया गया है, और चैनल माने मार्ग। समझ में आ गया? पुराना रास्ता। तो हमें है ना पुरातत्वविदों ने जब दिल्ली रिज के आसपास भ्रमण किया तो उन्होंने ये पाया कि यार तब से लेके, यानी कि ये अगर हम ले लें 2500 1500 वर्ष पहले से अगर हम जानकारी लेते हैं तो यमुना ने तो है ना 6 बार है ना पैलियो चैनल का निर्माण किया है। 6 बार पैलियो चैनल का निर्माण से अभिप्राय ये होता है कि यमुना एक मतवाली नदी है जिसने दिल्ली के में तो रही, पर दिल्ली में कई बार उसने अपने मार्ग चेंज किए, ठीक है। और मार्ग चेंज होने की वजह से 6 पैलियो चैनल प्राप्त हुए, जिसने बस्तियों को शायद इधर से उधर स्थानांतरित करने के लिए विवश किया। ये एक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से दिल्ली में हमें दिल्ली रिज का एरिया पता चलता है, और बाकी के है ना तिलपत, पानीपत, हस्तिनापुर, बाकी बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बस्तियां बसी हैं। ये दिल्ली की यमुना की वजह से। तो यमुना एक तरीके से क्या है, इसका मुख्य कारण है। अब बात आती है बर्तनों की, या फिर है ना किस पत्थर से वह अपने औजार, उपकरण और वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। उस समय की मानव बस्तियों में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था, और वो औजार और बर्तन किस चीज से बनते थे। तो वो जिससे बनते थे उसका नाम है क्वार्टजाइट पत्थर। और क्वार्टजाइट पत्थर जो है वो गुजरात, देख लो ये गुजरात है, देखो नक्शे में आपको गुजरात ये मिलेगा, राजस्थान ये मिलेगा, फिर इसके बाद हरियाणा, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल उधर चला गया। ऐसे ही है ना सिचुएशन, ठीक है। भूगोल तब पढ़ा नहीं रहे, जो मैप लेके समझे, लॉजिक है। अगर आप आपके मैप को देखते हो तो आपके उल्टे हाथ की तरफ गुजरात। तो गुजरात में क्वार्टजाइट पत्थर यानी कि पत्थरों के जो अवशेष मिल रहा है ना भरपूर मात्रा में, वो जिस प्रकार का पत्थर है वो क्वार्टजाइट है, और ये पूरे राजस्थान में है, और पूरे राजस्थान से होते हुए दिल्ली रिज के पास भी पाया गया है। तो इन्हीं का ही प्रयोग करते हुए अवशेष यानी कि औजार, बर्तन और अन्य और वस्तुओं का निर्माण जो है उस समय की बस्ती में रहने वाले लोग किया करते थे। तो ये एक और इतिहास मिलता है दिल्ली का हमें अतीत को पहचानने के लिए। अब बात आती है क्वार्टजाइट पत्थर का ही प्रयोग क्यों किया। पहली बात इसकी खूबी, इसकी शरण यानी कि इसकी 6 शक्ति कमजोर है, इसकी 6 शक्ति ज्यादा होती है। 6 माने 6 नहीं, 6 मतलब नष्ट होना। कोई चीज होती है बहुत लेट, पानी में डाल दो शायद बहुत लेट घुलेगी, कोई जल्दी घुल जाती है। ये पत्थर जल्दी नहीं टूटता, जल्दी है ना बरसात का असर नहीं, जल्दी किसी और चीज की वजह से नष्ट नहीं होता है, इसलिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो इस पत्थर के बारे में, अब ये पत्थर जहां जहां पाया गया उसको लेकर उस समय अमेरिकी एक लेखक है जिनका नाम है फ्रेक्चर्ड थॉमस, उन्होंने फ्रेक्चर्ड फॉरेस्ट नामक एक बुक लिखी है, फ्रेक्चर्ड फॉरेस्ट क्वार्टजाइट सिटी, और इसको एक उपनाम दिया है अ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली एंड इट्स रिज वर्ड भी डाल दिया उन्होंने। रिज क्यों डाला, रिज मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से रिज को हम बोल सकते हैं देसी भाषा में दिल्ली के फेफड़े। क्यों, क्योंकि एक तरीके से सूक्ष्म हवाओं को अरावली पर्वत श्रृंखला रोक रही है और दिल्ली रहने योग्य हुई, ठीक है। तो ये इस बुक में ना उन्होंने क्वार्टजाइट सिटी शब्द का प्रयोग किया, वहां से ये अगर वर्ड लिया जाता है। तो क्यों लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि क्वार्टजाइट पत्थर जो है भरपूर मात्रा में यहाँ पाया जाता था, जिसका प्रयोग एक तरीके से मानव ने अपने जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, सरलता लाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए प्रयोग में किया। तो ये हमारी इतनी एक जो लाइन थी वो आपको एक तरीके से दिल्ली के अतीत को पहचानने के लिए, अतीत बहुत अच्छा था। समझ में आया। पहली लाइन रिज याद रखना है, यमुना याद रखना है, और जी हमें क्वार्टजाइट पत्थर याद रखना है। 3 चीजों पे हमें लिख देना है जी। ये एक तरीके से दिल्ली का इतिहास हो गया, दिल्ली का इतिहास हो गया। अब इनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट लिख रहे हो, रिज लिख रहे हो, तो रिज के बारे में तुरंत समझ में आएगा, हाँ जी दिल्ली के फेफड़े।
ये अरावली पर्वत श्रृंखला, सूक्ष्म हवाओं को रोकना। अब तीसरा, अगर हम दूसरा यमुना ले लेते हैं तो पहले चैनल आ जाता है जी 6 है, जिसमें से 2 को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, जो मैंने भी नहीं बताया, वो है चौथी और 5वीं। ये 2 चैनलों पे विशेष वर्णित प्रस्ताव मिलता है इतिहासकारों द्वारा, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा डीपली बताया नहीं गया। अब इसके बाद आता है दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। दिल्ली वर्ड तो आज का है, दिल्ली आज का वर्ड है, आधुनिक वर्ड है। इससे पहले इसका जो नाम था वो इंद्रप्रस्थ था। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इंद्रप्रस्थ ये नाम कहाँ से निकलता है। इसमें हम है ना महाभारत को लेते हैं, महाभारत में भी है ना हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, काव्य है, महाकाव्य है महाभारत, जिसको पढ़ते हैं उसमें जो प्रमाण मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। अब देखते हैं कैसे। इंद्रप्रस्थ, इसको इंद्रप्रथ भी कहा जाता था और इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था, इसलिए मैंने स्लैश डाल के दोनों वर्ड लिखी, ठीक है। अब आपको याद रहे ना याद रहे फिर भी आप लिख लोगे। अब बात करते हैं, इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की है, ऐसा महाकाव्यों में जिक्र है। युधिष्ठिर को तो जानते होंगे, पांडवों के सबसे बड़े भ्राता, ठीक है ना, सबसे बड़े तो कर्ण थे, पर देखा जाए तो भ्राता। अब रियलिटी में वहां जो नजर आया है, जो महाकाव्य में दर्शाया गया है, पूरे महाकाव्य में युधिष्ठिर को दर्शाया गया, तो युधिष्ठिर जो है उनकी स्थापना स्थली के रूप में इंद्रप्रस्थ इसका नाम पड़ा। अब इंद्रप्रस्थ और कैसे भी नाम पड़ा है, क्या पड़ा है, वो आगे और पढ़ेंगे। उपनाम उस समय क्या थे, लोग क्या क्या बोले, आज के समय में लोग बोलते ना, आज के समय में भी लोग बोलते, शायद उस समय भी उपनाम थे इसके। जो लोग जैसे जिस क्षेत्र में रहते थे अपनी भाषा के अकॉर्डिंग जो नाम जैसा ले पाता था वैसा लेता था, तो उपनाम इसके जो थे सकरप्रस्थ, सकरापुरी और खांडवप्रस्थ। वर्ड बोलता जा रहा हूं, जो बोला है शायद दिख नहीं रहा हो, पर जो वर्ड बोला प्रोनाउंसिंग सुन लो, वैसा ही लिखना है ना। खांडवप्रस्थ, सकरापुरी, सकरप्रस्थ याद रहेगा, ये उपनाम, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉमा उपनाम लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब खांडवप्रस्थ क्यों कहा जाता था, तो ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, ये जंगलों के बीच में बसा हुआ नगर था, नगर स्थल, इसलिए इसको खांडवप्रस्थ भी बोला जाता था। रियल है, एक और वर्ड पता चल, ये उपनाम थे। अनिरुद्ध, अब हम है ना अगर अपने कुछ काव्यों की बात करते हैं, कुछ शास्त्रों की बात करते हैं तो इनके द्वारा दिल्ली की स्थापना से संबंधित एक दूसरी किंवदंती, किंवदंती बोले, प्रमाण है तो सत्य है, प्रमाण तो हमें साक्ष्यों से मिलते हैं, तो जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पक्के हैं कि हल्के हैं, अभी पक्के होने में समय लगता है, इसलिए हम ज्यादातर उनमें किंवदंतियां वर्ड डाल देते हैं। किंवदंती मतलब लोगों से सुनी ही कहानी। तो अनिरुद्ध के पुत्र वज्र, और वज्र कौन थे, यादवों के राजा। और ये अनिरुद्ध की कहानी तो मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे एक बात बोली गई कि अनिरुद्ध के पुत्र वज्र यादवों के राजा थे, उनकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। एक ये दूसरी बात है। अब आती है कि तीसरा पॉइंट जो था वो है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ तो समझते हो ना जी, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, ये आप जानते हैं। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों में वर्ड यूज किया गया है इंद्रपट और इंडपट्टन। इंडपट और इंडपट्टन ये 2 वर्ड है। ये वर्ड जैसे इंडपट और इंडपट्टन, पट्टन है, ठीक है ना। ये वर्ड है ना जो है लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इतिहासकार उपिंदर सिंह, ये महिला इतिहासकार है। पहले वर्ड बता दूं, यहाँ पर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप इसे जेंट्स भी समझ सकते हैं अगर नहीं दर्शाए। उपिंदर सिंह कहती हैं कि है ना कहीं इंद्रप्रस्थ नाम जो है दिल्ली का हो, ये पुराणों से ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि बौद्धों के ग्रंथों में इंद्रपट वर्ड और इंद्रपट्टन जो है वो एक तरीके से इंद्रप्रस्थ से ही लिया गया है। उन्होंने पाली भाषा में लिखा, इसलिए प्रोनाउंसिंग में थोड़ा सा फर्क आया है। तो ये वो अपनी तरफ से बताती, पर वो पक्का सबूत नहीं कहती है कि दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ ही है। समझ में आ गया? इंदर सिंह के बारे में लिख दोगे,
उपिंदर सिंह ने जो है ये भी प्रमाण देने की कोशिश की और बताया कि कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ जो है महाकाव्यों की भी देन है। महाकाव्यों में इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहा जाता था और इसके साक्ष्य हमें प्रमाण जो है बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में है ना इंद्र पट्टन इंद्र पट और इंद्र पट्टन दो वर्डों का प्रयोग किया गया है। ये वर्ड इंद्रप्रस्थ से ही लिए गए हैं। अब इसके बाद आता है कुरु की राजधानी थी ये। क्या? कुरु बोले तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ को ही बनाया गया था। ये भी है ना पुराणों से पता, वो हमारे महाकाव्यों से पता चलता है। तो ये हमने महाकाव्यों के इर्द गिर्द कहानी बताई। प्रश्न ये भी मैंने ना पेपरों में देखा है कि दिल्ली के अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए महाकाव्यों और महाभारत काल के अवशेषों पर चर्चा कीजिए। तो महाभारत के अवशेषों पे चर्चा करनी है बेटे, यही मेन पॉइंट है। इसको जितना विस्तारित लिख सकते हो, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट डाल रखे मैंने। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद आ जाता है पुराना किला। अब हम पुराने किले पे चले जाते हैं। तो दिल्ली में तो ऐसे पुरातात्विक बहुत सी है ना चीजें और खोजें हैं जो आपको है ना दिल्ली के इतिहास को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें से कुतुब मीनार भी है, यानी मेहरौली का एक विशाल भूखंड आता है। फिर आपका लाल किला आता है, मुगल शासनकाल की देन है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरीके से दिल्ली की जानकारी जरूर देते हैं, पर इनसे ज्यादा पुरानी जो चीज है, जो अवशेष स्थली है, पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई, वो है पुराना किला। अब पुराने किला को उपिंदर सिंह द्वारा ये बताया गया कि कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है महाभारत काल से, तो ये बताने की कोशिश करती। और भी कई है ना पुरातत्वविद आए जिन्होंने या फिर इतिहासकार आए हैं जिन्होंने इस बात पर चर्चा करने की कोशिश की, पर ऐसा कोई सटीक प्रमाण ना मिल पाया जिससे कि हम एक तार जोड़ सकें कि महाभारत काल के हैं। क्योंकि हमें है ना जो सामग्रियां मिली वो ज्यादा से ज्यादा 600 या 200 वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष पूर्व की थी। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी कर देते हैं। पुराने किले के में उत्खनन प्रक्रियाएं जो चालू हुई है, वो जो काल समय था वो 1, 2 और 3 मैंने लिख दिए। ये पहला है 54 से 55 के बीच में, दूसरा है जी 69 से 73 के बीच में और 13 से 14 के बीच में। क्लियर? ये 3 कालखंड आप याद रखिए। ठीक है, और अभी भी है ना कई प्रकार से उत्खनन क्रियाएं चल रही हैं, पर यही है कि एक लक्ष्य पे ना पहुंच पाने की वजह से वो शिथिल हो जाती हैं, धीमी गति से चलती है, और सटीकता ना होने की वजह से उससे संबंधित कोई भी प्रमाण इतिहासकारों द्वारा सटीक रूप से बुकों पर छापा नहीं जाता, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे छप जाए और फिर उसको ही मानना अनिवार्य हो जाए, ऐसा भी ना हो, है ना। इसलिए सटीकता से सही लक्ष्य प्राप्त हो। तो कई कारण से है, बस ये 3 कालखंडों का ही चर्चा और विवरण जो है हमें बताया और सिखाया गया है, तो उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खुदाई की गई है इस समय, उस समय हमें जो प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना, उस प्रमाण में सबसे पहले आता है पहला, ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब हम पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है ना? ठीक है, पहला आता है टेराकोटा रिंग बेल्स, यानी कुएं की बात कर रहे हैं। अब टेराकोटा क्या है, सबसे पहले यही वर्ड समझ जाते हैं। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा का मतलब है, मैं कहूं कि बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, मिट्टी से बनाओ, पका लो, लाल हो जाती है, मजबूत हो गई, जैसी हो गई। शायद उस समय कुछ और तरीका अपनाया जाता हो, पर ऐसा ही दिखता हुआ पत्थर टेराकोटा, ये रिंग टाइप का बनाया जाता था। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ रिंग, ये एक रिंग बना दी, ये रिंग है, ऊपर से होलो है, नीचे से भी होलो है, खाली है। ठीक है, इसको रखा, फिर इसके ऊपर एक और रखा, ये इसी में अंदर बैठ गया। फिर ऐसे ही बैठाते हुए चलते हैं, फिर ये तीसरा बैठ गया। लॉजिक समझ रहे हो? तो क्या हुआ, गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद सबसे नीचे रखा, फिर उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर रखा, तो इससे मिट्टी का प्रेशर नहीं होगा, चारों तरफ से वो कभी भसकेगी नहीं और बैठेगी नहीं। तो ऐसे ये रिंग हो गए। टेरिकोटा डेट्स मीन्स रेड कलर की,
पके हुए, जैसे लाइक दैट ईंट, ठीक है ना, गोल गोल बना लिए। और वेल का मतलब कुआं, इसके अवशेष मिले। अब ये तो प्रमाणित नहीं, इससे जल निकाला जाता था, हो सकता है कि इसे इसमें है ना कूड़ा या और अन्य प्रकार की चीजें डालने के लिए इनको बनाया गया, तो बहुत जगह इनके अवशेष मिले। ठीक है बेटे, ये भी क्लियर हुआ एक पॉइंट। और दूसरा ईंटें, ईंटें ये प्रमाणित करती है कि उस समय सुनियोजित बस्तियों का निर्माण किया गया। ये हमें पुराने किले में अवशेष मिले, सुनियोजित बस्तियों का निर्माण। ठीक है। और तीसरा मिट्टी के बर्तन, ये भी टेराकोटा टाइप में थी, मूर्तियां थी, मिट्टी के बर्तन थे, वो मिट्टी पकाई गई थी। मिट्टी की हम चीज बनाते और डाल दें, क्या वो वैसी ही रहेगी? मिट्टी तो मिट्टी में बदल जाएगी, प्रेशर पड़ेगा वो फिर हट जाएगा, उसे फिर है ना टेम्परेचर देके या अन्य प्रकार की कोई गतिविधि का प्रयोग करके इस अवस्था प्रदान कर देगी, उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ जाए, तब वो चीज जिस अवस्था में हमें मिली है वो टेराकोटा संबंधित मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है। एक वर्ड आता है, हम एक रंग होता है, ये रंग होता है ना स्लेटी रंग, इसको और कौन सा रंग बोलते हैं? इससे और कुछ भी बोलते हैं, हिंदी में तो धूसर वर्ड लिखा गया, ठीक है ना। तो धूसर रंग के जो बर्तन होते थे, ठीक है, जो बर्तन है इस प्रकार के मिलते थे, ये मटमेले टाइप के, ठीक है ना। और फिर काले, काले जो बर्तन मिले हैं वो उत्तरी क्षेत्र के थे, और ये जो मिले हैं ये हमें उत्तरी क्षेत्र के नहीं, शासन है। अगर हम कुषाण वंश के बात करते हैं कि ये जो बर्तन मिले हैं हमें किसमें, पुराने किले में, ये बर्तन दो समय के, एक तो है ना प्रागैतिहासिक काल के बताए जाते हैं, जिस समय किसी वंश का शासन का की बात नहीं होती, वो धूसर रंग के थे। धूसर बोले तो जैसे आपने जींस पहन रखी है, ये स्लेटी रंग, इस टाइप के थे, ठीक है ना। और फिर काले रंग के और चित्रित, पेंट किए हुए, ठीक है ना, पेंट करे हुए, ग्रे रंग के होते थे, ग्रे रंग के होते थे, ग्रे रंग बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ग्रे रंग के होते थे, तो इसलिए ना इन पे डिजाइन होती, एक होते थे ब्लैक और दोनों पे ही डिजाइन होती थी, पेंटिंग होती थी, तो किसी न किसी प्रकार की कलाकृति भी होती थी। तो चित्रित ग्रे यानी कि धूसर बर्तनों की बात की जा रही है, तो इस प्रकार की एक होते थे, ग्रे की जगह पे ब्लैक वर्ड ले सकते हैं, जो ब्लैक वर्ड है वो हमें कुषाण वंश और नंद वंश के समय के मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें ये दो चीजें ले लेंगे, दो है, एक ब्लैक और दूसरा ग्रे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित भी हमें है ना पुराने किले में ही हम चीजें लिख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमें क्या जानकारी मिलती है, तो लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य में अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के साक्ष्य में मिलते हैं जी, एक स्थल है दिल्ली में, हम जाएंगे श्रीनिवासपुरी। कहाँ पर? श्रीनिवासपुरी। और श्रीनिवासपुरी में बहुत सारे हमें पत्थर ऐसे मिले जिन पर नक्काशी है, और वो नक्काशियां जो है हमें ये प्रमाण प्रदान करती हैं कि मौर्य साम्राज्य के में जो शासन था किसका, अशोक का, वो कहां तक विस्तृत तो फैला हुआ था। तो मौर्य कहाँ, हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की है, और वहां से हमें दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ में भी है ना मौर्य साम्राज्य के शिलालेख मिलते हैं, या उनसे संबंधित जानकारी जो है वो नक्काशी के रूप में पत्थरों में पाई गई है। वो जहां पे मिली है वो जगह जो है वो है श्रीनिवासपुरी। क्लियर? तो ये जो चीजें हो गई हैं, तीन कालखंडों में हमने टेराकोटा, एक रिंगवेल, दूसरा हमने ईंट और मिट्टी के बर्तन देखे, और फिर अशोक की जानकारी, ठीक है ना। अब आ जाती है आयने अकबरी, मुस्लिम शासन। ये पूरा ही हो गया एक पॉइंट। अब मुस्लिम शासन की बात करते हैं। आयने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो आपको 12th में ही पढ़ाया गया, हिस्ट्री जिसने ली होगी उसे मालूम होगा। तो आयने अकबरी अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने आयने अकबरी में ये लिखा है या प्रमाण दिया है कि इंद्रप्रस्थ जो था वो दिल्ली को कहा जाता है। दूसरी बात, इसका नाम हुमायूं ने बदल दिया, क्योंकि हुमायूं अकबर से पहले था, तो इतिहास लिख रहा था अब्बुल फजल, वो अकबर के समय का भी लिखा, तो उससे पहले जो अतीत में हुआ वो भी उसने दिखाया। तो हुमायूं ने जो है इंद्रप्रस्थ का नाम बदल के क्या, दीन पनाह डाल दिया था।
दीन माने इनका क्या होता है, ऊपर वाला, उसके द्वारा पनाह देने के लिए जगह, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो दीने पनाह नाम दिया गया, तो दीने पनाह नाम कैसे आया वो भी क्लियर हुआ। ये है फारसी वर्ड, फारसी में है ना इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली है, और भी वर्ड दिए गए, सकरपुर, सकरापुरी, खांडवप्रस्थ, और इसके बाद एक फारसी वर्ड का भी नाम है ना दिल्ली को दिया गया है, वो क्या है, दीने पनाह। ठीक है ना, दीन पनाह लिखा है ना मैंने, क्लियर हुआ। और दीन पनाह कहां से आया, हुमायूं से आया, और मुगल शासन काल में से ये बोला जाने लगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं, यहां तक तो आपका एक टॉपिक हुआ है, वो क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में वे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम दिल्ली के इतिहास की जानकारी जुटाने या उसके इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो पाए। हो गया, दिल्ली के इतिहास जानकारी के लिए ये वो मुख्य पॉइंट है जो दिल्ली के इतिहास की गाथा बयान करते हैं। अब बात करते हैं हम दिल्ली में आने वाले जो क्षेत्र हैं, तिलपत, पानीपत और हस्तिनापुर, ये इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। पहली बात यहाँ पे बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में आपने सुना पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध जो है वो युद्ध चल नहीं रहा, युद्ध होने की संभावनाएं पैदा हो रही है। तो वो संभावनाएं ना पैदा हो और दोनों ही एक ही परिवार के जो भाई हैं, दोनों भाई थे ना पांडव और कौरव, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठा रहे। कृष्ण इसी चीज को लेकर दुर्योधन के पास गए थे, उन्होंने कहा था पांडवों से आपको कोई बैर नहीं है, ना आप बैर रखिए, बस पांडवों को जी 5 क्षेत्र दे दीजिए, और वो 5 क्षेत्र वो ले लेंगे, उसी में वो संतुष्ट है, और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी का पूरा क्षेत्र आपका है, सिर्फ 5 क्षेत्र दे दीजिए, ये मांग लेके कृष्ण गए थे। और वो 5 क्षेत्र जो थे वो कृष्ण ने जो बोले हैं वो थे इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ को क्या बोला जाता है आज के समय में, दिल्ली। दूसरा उन्होंने बोला था स्वर्णप्रस्थ, ठीक है ना, जिसे बोला जाता है आज सोनीपत। और तीसरा पानप्रस्थ यानी कि पानीपत, चौथा व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बागपत, और 5वां है तिलप्रस्थ यानी कि तिलपत। ठीक है ना, इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे ये पॉइंट समझाने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आज के समय में ये है आधुनिक नाम जिनको हम पढ़ते हैं, और ये वो है जो कृष्ण द्वारा बोले गए थे, इनकी मांग की गई थी, और दुर्योधन ने ये कहा था बदले में कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूखंड पांडवों को देना नहीं चाहता, और इसका निष्कर्ष ये निकला था दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, और कृष्ण तो इस युद्ध को करवाना ही नहीं चाहते थे, वो तो कहीं ना कहीं तालमेल और सामंजस्य बैठाना चाहते थे कि जी समझौता हो जाए, समझौता नहीं हो पाया और महाभारत पूरा महाकाव्य बन गया। इस प्रकार से आप पढ़ते, तो ये जो चीजें समझ में आ गई। अब ये वर्ड तो आपको याद रखने, पानप्रस्थ को क्या कहते हैं, पानीपत, क्या बोलते हैं, पानीपत, स्वर्णप्रस्थ सोनी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ठीक है, ये एक वर्ड है तिलपत। तिलपत वर्ड कैसे आया तिलपत, तो तिलपत को समझाने के लिए बोला मैंने। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट हो गया। अब इसको आप लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे नहीं, बाकायदा लाइन लिखोगे तो कुछ तो लिखोगे, फिर दूसरी लाइन लिखोगे आईने अकबरी में। आईने अकबरी में अब्बुल फजल द्वारा फारसी भाषा के अनुवाद में दिल्ली के अधीनस्थ एक परगना के रूप में तिलपत को दर्शाया गया है। समझ में आ गया, परगना, परगना मतलब परगना वह सुदूर क्षेत्र होते हैं जो एक राजसी क्षेत्र के आसपास लगे हुए होते थे, और इन क्षेत्रों से किसी न किसी रूप से उस राज्य को कोई फायदा हुआ ही करता था। वो फायदा इस प्रकार से होता था, उन परगनों से या तो लड़ाकू सैनिक निकल के आते थे, उन परगनों से या फिर ना उपजाऊ युक्त भूमि से कुछ अनाज आता था, उन परगनों से कई प्रकार के दास आते थे, उन परगनों से कई प्रकार की वस्तु का निर्माण करके यातायात वगैरह किया जाता हो, निर्यात किया जाता हो। परगने किसी न किसी प्रकार से लाभदायक थे। दूसरा, जंगली क्षेत्र होने की वजह से कई प्रकार के जानवर मिल जाते थे जिनका प्रयोग युद्ध प्रक्रिया में किया जाता था। उसमें से घोड़े मिल जाने, हाथी मिल जाने, ठीक है ना, कंदमूल फलों का व्यापार किया जाना। तो इस प्रकार से परगनों को आसपास अपने अधीन रखा जाता था। तो दिल्ली के ही अधीन एक परगने के रूप में आईने अकबरी में इसकी बात की गई है तिलपत्ता। अच्छा, इन परगनों की वैल्यू कैसे होती थी उस समय, कोई करेंसी तो चलती नहीं थी,
तो जो नोटों से या फिर ना उससे टोटल कितना उत्पाद होता था, कितना जी वहां पे अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, उस प्रकार से नहीं होता था जी। उससे ये पता चलता था उससे क्या क्या आपूर्ति होती थी। आपूर्ति के रूप में बताया बांधों की संख्या थी कितनी, लिख दीजिए मैंने। और सेना कितनी थी, 400। पैदल सेना, ये पैदल है, कितनी पैदल सेना मिल जाती थी, 400। प्लस घोड़सवार कितने मिल जाते थे, 40। ठीक है, तो इस प्रकार से इस परगनों की भूमिका थी। अब बात आती है कि 1658 में अकबर के शासन के बाद औरंगजेब का शासन आया। किसका है, औरंगजेब। औरंगजेब का जैसे ही शासन आया ना, तो इसके समय में तिलपत को जी है ना एक परगना तो कहा जाता, तो उसका नाम बदलकर तिलपत गढ़ी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तिलपत गढ़ी। ये वर्ड याद रखिए। क्लियर, कुछ पूछना है बोलो, बोलो। क्लियर हो रहा है ना, तिलपत गढ़ी कहा जाता था। और दूसरी बात, इसको इसलिए भी कहा जाता है जाटों की संख्या ज्यादा है, जाट विद्रोही थे, तो इससे एक लंबा सा इतिहास नजर आता है। इसलिए जाट विद्रोह की वजह से जो है इसको जो है तिलपत गढ़ी कहा गया है। औरंगजेब के समय में इसको थोड़ा सा अलग ही रखा गया है, क्योंकि अकबर के समय तक तो ये गढ़ ऐसा था जो पूर्णतः मुगल शासन के अधीन था। फिर धीरे धीरे है ना ये क्षेत्र धीरे धीरे मुगल शासन की से दूर जाने लगे, इसलिए इसे जाट विद्रोही के रूप में भी देखा गया। अब आ जाता है पानीपत। पानीपत के बारे में आप क्या लिख सकते हो, तो पानीपत के तो तीनों युद्ध की जानकारी मैंने यहाँ दे दी, ठीक है ना। फर्स्ट वार, सेकेंड और थर्ड। पहला वार कब हुआ है जी, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। और जी ये फर्स्ट वार का है, ये किसके किसके बीच में हुआ है, इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर। सिर्फ बाबर भी बोला जा सकता है, और बाबर जीता था इसमें। जबकि है ना इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, सेना की बात करें तो एक विशाल सेना थी, और कहा नहीं जा सकता था कि जी है ना इब्राहिम लोदी से बाबर जो है वो जीतेगा, मुमकिन ही नहीं लग रहा था, फिर भी जीत गया था। रीजन जानते हैं, क्योंकि बाबर अपने साथ तोपे लेके आया था, समझे, तोपे। और इस समय इनके पास तो तोपे नहीं थे, और लड़ो 1 लाख सेना का सामना, 1 लाख सेना सामना नहीं कर पाई बाबर का। 1 लाख सेना माने रखती है बेटे, ठीक है। तो बहलुल लोदी द्वारा ये शासन चालू किया गया था। बहलुल लोदी के आगे आने वाली पीढ़ी में ही एक शासक था इब्राहिम लोदी। इस लोदी वंश की स्थापना जिसने की थी बहलुल लोदी था, और बहलुल लोदी द्वारा ये शासन जब स्टार्ट कर दिया गया, बहलुल लोदी वंश को समाप्त करके बाबर ने अपना झंडा गाड़ा, और इस प्रकार से बाबर यानी कि मुगल शासन चालू हुआ। कहां पर, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद। अब बाबर ने बहलुल लोदी जो राजवंश शासन था वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट बात। इस प्रकार ये पानीपत के लड़ाइयों से ही पानीपत को जाना जाता है ना। दूसरा आता है जी पानीपत का सेकंड वार। ये कब हुआ है, ये 5 नवंबर सन 1556, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमूचंद जो एक तरीके से रिवाड़ी का राजा था। रिवाड़ी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। रिवाड़ी का राजा इसके बीच में हुआ था। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। ये युद्ध हुआ, दिल्ली हरियाणा और कई राज्य अपने अधीन किए थे, किसने, हेमूचंद ने, ठीक है। हेमूचंद ने दिल्ली के, हरियाणा के कई राज्य ऐसे थे जहां पे मुगल शासन चल रहा था, उनको अपने अधीन कर लिया था। तीसरा जो हुआ है जिसने एक तरीके से इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, और वो बदलाव क्या था, अगर ये तीसरा युद्ध ना होता तो शायद अंग्रेज हमारे यहाँ पर अपना दबदबा नहीं कर पाते। अंग्रेजों द्वारा भारत पे शासन किए जाने के पीछे तो कई कारण बताए गए हैं, पर ये जो है ये मुख्य कारण रहा है। बताया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी लड़ाका था, आक्रमणकारी अफगानी, ठीक है। और सदाशिवराव पेशवा था, ये मराठा था, ठीक है। सदाशिवराव भाऊ पेशवा पुणे का मराठा था। इसके बीच न युद्ध हुआ है सन 1761 में। ये थर्ड वार है पानीपत का। और इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीत हासिल की गई। जीत जरूर हासिल की गई, पर अहमद शाह अब्दाली द्वारा यहाँ शासन थोड़ा ना किया गया,
उसने बस आया, युद्ध किया, सदाशिव भाऊ पेशवा बहुत बड़ा, ये भी लड़ाका, ये भी लड़ाका। लड़ाकों के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, धन की संस्कृतियां उजड़ गई, धन खर्च हुआ और कत्लेआम हुआ, लोग मरे। यानी कि एक तरीके से इतना ये नुकसान हुआ। इसी नुकसान का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। और बताया जाता है निष्कर्ष ये निकला कि ब्रिटिशर्स का शासन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। तो ये पानीपत की जानकारी दी। अब तीसरा आता है हस्तिनापुर। ये वर्ड आएंगे इसलिए मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपके पास है ना जो वहां पर टिप्पणी टाइप में जो लास्ट में सवाल आता है उनमें ये पूछा जा सकता है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। खासकर वही लिखना है जो आपकी बुक में दिया गया है, जो आपके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है दिल्ली के, है ना। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में क्या होता है? देखो, हाथियों का शहर, पुर माने शहर होता है, ठीक है ना, हस्तिना माने हाथी, ठीक है। तो हाथियों के शहर के रूप में इसका एक उपनाम है हस्तिनापुर। दूसरा ये भी कहा जाता है कि यहाँ का जो शासक था वो था हस्ती, राजा हस्ती द्वारा इसको बसाया गया था, इसलिए भी इसको हस्तिनापुर कहा जाता है। और तीसरा बोला जाता है महाभारत के साक्ष्यों के अंतर्गत हस्तिनापुर को कुरु की राजधानी घोषित किया गया। क्या? कुरु की राजधानी। गांधारी के 100 पुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है ना। और हस्तिनापुर से जो गंगा जी जा रही हैं, गंगा जी जा रही, उन पे 2 घाट बने हुए हैं, एक द्रौपदी घाट है और दूसरा है कर्ण घाट, ठीक है ना। ये मैंने पॉइंट बहुत सारे नहीं लिखे क्योंकि मुझे इंपोर्टेंट नहीं लगे, जितना है इतना ही कर लोगे, इतना ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। लालकोट की बात आती है तो लालकोट जो है वो एक तरीके से है तो दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में शासन की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम अगर लालकोट की भी स्थापना नहीं हुई थी ना, उससे पहले यहाँ पे जो शासन था वो मौर्य साम्राज्य या मौर्यों द्वारा शासन किया जाता था विशाल क्षेत्र पे, अफगानिस्तान तक था शासन। और मौर्यों का शासन था तो इसके प्रमाण के लिए क्या है तो 4 चीजें दी गई, 1 2 3 4, इन 4 चीजों के बारे में लिखना। पहली चीज आती है जी लौह स्तंभ, ठीक है ना। और दूसरी जो चीज आती है वो आता है कालिदास, राइटर, ठीक है ना, हिंदी की। और तीसरी जो चीज आती है वो आती है जी बिजोलिया, और चौथी जो चीज आती है वो आती है तुम्हारे पास कालकाजी, नहीं कालकाजी से मिला हुआ तो यही हो गया, लौह स्तंभ हो गया, और NVP बात, ठीक है ना। काली पॉलिश वाले चित्रित, चित्रित भी बोलेंगे, P फॉर पेंटिंग है इसमें, चित्रित, तो काली पॉलिश वाले चित्रित मृत भांड, यानी कि यही एक है जो बताते हैं कि इनके साक्ष्य से सबसे पहले प्रमाणित है तो कहां पर है, मौर्य साम्राज्य में मिले, मौर्य साम्राज्य की पहचान कराते हैं, वो भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है जी दिल्ली में जो शासन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में सर्वप्रथम जो बस्तियां थी वो मौर्य शासन काल की ही देन है। बिजोलिया रॉक, बिजोलिया रॉक की बात आती है तो ये आती है सन 1966 में कालकाजी में, कालकाजी में पाया गया, पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया बिजोलिया रॉक। एक पत्थर है, शिला है, शिला माने पत्थर है, उस पर लिखा हुआ लेख यानी शिलालेख, जिसमें ना ये बताया गया है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। एक कालिदास, उस तत्कालिक समय की जानकारी, कालिदास द्वारा लिखित बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जिसमें वो दिल्ली में मौर्य साम्राज्य की स्थापना या फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान करते हुए नजर आए हैं। तो ये एक जानकारी और हमें पता चलती है कि मौर्य साम्राज्य का शासन जो है दिल्ली में था। लौह स्तंभ, लौह स्तंभ की बात करते हैं तो लौह स्तंभ जो है वो इस प्रकार का है, ये अगर जमीन है तो जमीन के अंदर ये इस प्रकार है, तो नीचे जमीन के अंदर ये बल्बनुमा है, और यहां से लेके यहां तक की अगर हाइट बोली जाए तो ये हाइट जो है वो 23 फीट 8 इंच है। Am I right? है लर्न है नहीं है, लर्न है। और ऊपर जो है वो है 30 सेंटीमीटर और नीचे जो है वो है 40 सेंटीमीटर, और ऊपर एक उल्टा कमल बना हुआ है, इसके ऊपर गरुड़ की बात की गई है,
लर्न हो गया। और ये जिस आयरन का बना हुआ है ना, बहुउच्च तकनीक के द्वारा बनाया गया, जिसमें है ना विभिन्न समय पर पड़ने वाली मौसमी मार की वजह से भी है ना जंग नहीं लगती। तो यही एक कुशलता की निशानी है, जो बताती है कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की देन है। अब इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां, किंवदंतियां हैंड टू हैंड समझ लेते हैं। वो पहली किंवदंती आती, एक है ना किंवदंती है जिसमें यह बताया गया है कि ये इतना भारी है कि जिसको है ना एक लंबी जगह से यहाँ नहीं लाया जा सकता। इसलिए ये भी कहा गया है कि इसको है ना पाटलिपुत्र या अवध है ना मगध वगैरह से यहाँ नहीं लाया जा सकता। फिर है ना दूसरी बात ये बोला जाता है कि इसको है ना मेहरौली में जो स्थित है वहां बनाया भी नहीं गया है। तो इसको लाया तो गया है पर ज्यादा लंबी दूरी से नहीं लाया गया, इसे स्थानांतरित करके, स्थानांतरित मतलब एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे सिचुएटेड करना कहते हैं। तो इसको मेहरौली में स्थापित किया गया, ये इतना जमीन के अंदर दबा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी में ही पश्चिम मुख पर बात करेंगे। पश्चिम मुख पर ये जहां पे लगा हुआ है ना, उसमें अगर आप 4 दिशाएं बना दे तो पश्चिम की तरफ जाएंगे ना, पश्चिम की तरफ इसका जो मुख है, आप पश्चिम की तरफ जाइए और फिर जैसे उसको देखेंगे तो देखने पर यहाँ पर जो आपको शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख पर लिखा हुआ है किसी चंद्र नामक राजा के बारे में। इसके बारे में चंद्र नामक राजा के बारे में लिखा गया है। और चंद्र नामक राजा को इतिहासकार प्रमाणित करते हैं, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त थे, राजा चंद्रगुप्त थे। और द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम बताया गया। तो ये तो हमें जानकारी लालकोट के बारे में मिल जाती है। तो यहाँ पर अब शासन आ गया। अब इसके बाद की बात आती है, तो हम बात करेंगे जी, यहाँ तक तो हमारा शासन नजर आया मौर्य साम्राज्य। अब बात करते हैं हम जी 600 ईस्वी के बाद रेखा की। तो 600 ईस्वी के बाद के लिए अब लालकोट वर्ड तो रह गई आपका, क्लियर दिख रहा है। ये लालकोट की तरफ तो आने ही आना है। तो बात करते हैं लालकोट में मौर्य साम्राज्य था, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद क्या हुआ, तो इसकी जानकारी देते हैं। लालकोट ये रहा और ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर लालकोट की बात कर रहे हैं। दिल्ली बहुत बड़ा भूखंड था, पर बस्ती कहाँ थी, तो बस्ती लालकोट थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कानपुर से पश्चिम की ओर आप जाइए, कितने 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर आपको एक नगर मिलेगा जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज में जी जो प्रतापी शासक था उसका नाम था हर्षवर्धन। क्या था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का शासन चला। हर्षवर्धन के शासनकाल से बताया जाता है कि इनका जो शासनकाल, इनके परिवार का शासनकाल जैसे भी हो, लगभग 300 वर्षों तक तो है ना कन्नौज को बाहरी शक्तियों, अरबियों से, अरब आक्रमणों से बचा के रखा गया। पर उसके बाद कहा जाता है त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, जिसमें से 3 शासकों ने, 3 शक्तियों ने आपसी टकराव से है ना इतने विशाल भूखंड कन्नौज सहित और भी आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन करने के लिए युद्ध किया है। तो उनमें जो आते हैं वो आते हैं जी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अब लाइन आती है प्रतिहार जीत गए, या यूं कह सकते हैं इनको पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए और अपनी कूटनीति या जो भी है ना राजनीतिक या पॉलिटिकल जो भी उन्होंने तरीके अपनाए हैं। और उस समय राष्ट्रकूटों ने क्या किया कि दिल्ली तक अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। बात करता हूं अब यहाँ पर मौर्य शासन का टॉपिक पहले बताया, वो अलग टॉपिक है कि दिल्ली में शासन किसका था, दिल्ली में इसके साक्ष्य या प्रमाण कैसे मिलते। अब उनके यानी मौर्योत्तर या गुप्तोत्तर बोल सकते हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद, गुप्त वंश के समाप्ति, उनके खत्म होने, उनके पतन के बाद शासन दिल्ली में किसका आया है, तो वो प्रतिहारों का आया। प्रतिहार डायरेक्टली यहाँ पर शासन नहीं कर सके। ना करने के पीछे कई कारण है। आज के समय में यातायात जबरदस्त है, पहले यातायात जबरदस्त नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम जबरदस्त नहीं था। तो उन्होंने ना बिहार यानी कि किसके जरिए से यहाँ पे शासन करवाया,
या नजर रखवाइए तोमरों के जरिए से। तोमर इनके अधीन काम करते थे, किसके? प्रतिहारों के अधीन। ये भी समझाया था ना मैंने। अब तोमर, जहां तोमरों की बात आती तो तोमर है ना जो है वो कहां थे? सूरज कुंड में इनकी बस्तियां थी। सूरज कुंड में इनकी बस्तियां थी। सूरज कुंड आज के समय में कहाँ है? ये फरीदाबाद। कहाँ ये? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में थे। बाद में इन्होंने इस राजधानी को छोड़कर अपनी राजधानी लालकोट बनाई। ये भी क्लियर हो। लालकोट में आने के बाद सबसे पहले अब बात आती है लालकोट की स्थापना और उसके प्रचार प्रसार में तोमर वंश में से जो व्यक्ति उभर के आता उसका नाम था अनंगपाल। एम आई राइट? पूरा नाम तोमर और डाल दो भाई। तोमर जो था वो एक तरीके से कहते हैं अंधविश्वासी बोलो, किंवदंतियों पे विश्वास करने वाला बोलो या जो भी बोलो, उसने एक कहानी सुन रखी थी। क्या कहानी सुन रखी थी? और इसने आने के बाद क्या किया? वो जो लौह स्तंभ मेहरौली में है, जिसको हम मेहरौली लौह स्तंभ के रूप में जानते हैं, गरुड़ है, उल्टा कमल है, इसको अपने अधीन ले लिया। समझ में आ रहा है? इतनी धनतेरस है, समझ में आ रही है? और अनंगपाल ने जब इसको अपने अधीन ले लिया, अधीन लेने के पीछे क्या है कि अपने शासन का व्याख्यान करना, हमारा शासन कहां से कहां रहा हो, और इसको अपनी विजय पताका या विजय वस्तु के रूप में दर्शाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने ये ना कहानी अनंगपाल ने कोई सुन रखी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये पाया कि ये जमीन के अंदर जो है किसी बासुकी नाग के सर पर है। तो इसका प्रमाण पाने के लिए क्या कहा जाता, कहानी है कि अनंगपाल ने इसकी खुदाई भी करवाई, और खुदाई करवाने पर उसे यहाँ पर रक्त नजर आया, और रक्त नजर आने की वजह से है ना उसने अपनी इस कहानी को प्रमाणित मानते हुए इसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की। अब पुनः स्थापित करने के वजह से ये पहले की तरह स्थिर अवस्था नहीं प्राप्त कर सका, ढीला ढाला रहा, मतलब थोड़ा बहुत हिलता रहा। इस वजह से इसको है ना ये जिस प्रांगण में था उस प्रांगण को क्या बोला जाने लगा? ढिल्ली का। दिल्ली को इसे ढिल्ली बोलने लगे। क्या ढिल्ली? ढिल्ली क्या बोलते थे? ढिल्ली। और ढिल्ली का सबसे पहले प्रयोग जिसने किया है ढिल्ली का, वो प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? वो लाइन है दूसरी, यहाँ से, यहाँ ढिल्ली से ही दिल्ली का नाम पड़ा है। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अभी क्लियर? यहाँ तक, लालकोट तक। लालकोट के बाद क्या हुआ था? और स्वायत्तता प्राप्त करने से अभिप्राय यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब वो है ना प्रतिहारों के अधीन काम नहीं कर रहे। अब लालकोट जो उनका शासन केंद्र था, यहाँ से वो अपनी राजधानी से समस्त दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, स्वायत्तता अपने अधीन करके। बताया जाता है कि उदयपुर शासन, वहां से शासन किसका चल रहा है? ये चौहानों का, चाहमानों का। तो चाहमानों के अधीन अब तोमर आ गए, अधीन तोमर आ गए। तो यहाँ पर है ना सब बताया जाता है उनके अधीन आने के बाद अब तोमर जो है लालकोट पर शासन कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय सोमेश्वर आते, इससे पहले सोमेश्वर के लड़के का लड़का पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है बेटे? यहाँ सोमेश्वर द्वारा सन 1969 से 70 के समय में क्या किया गया कि एक प्रमाण दिया गया, एक शिलालेख मिला है जिसे बिजोलिया शिलालेख कहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लालकोट को अपने अधीन किया गया, ये प्रमाण मिलता है। तो अपने अधीन किया गया है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, ये एक चीज प्रमाण करती है कि लालकोट पर तोमरों के बाद चौहानों का शासन आ गया। ये शिलालेख बिजोलिया रॉक द्वारा, ठीक है ना? और इस उसमें ये ना दिल्ली लालकोट पर नहीं, ढिल्ली का पर को अपने अधीन किया गया, ये लिखा गया है बिजोलिया रॉक पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ढिल्लिका को अपने अधीन किया गया, ये सोमेश्वर ने बताया।
तो यानी कि पता चला विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनसे पहले थे और उन्होंने जो है दिल्ली का को अपने अधीन कर लिया। ये दिल्ली का जो है दिल्ली बना। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कि है ना सोमेश्वर के बाद तीसरी पीढ़ी में आते हैं। उन्होंने आने के बाद इस लाल कोट जो इतना था इसको इतनी परिधि में विस्तारित कर दिया और चारों तरफ दीवार खड़ी करवा दी। ठीक है ना। और इसे सैन्य चौकसी बनाया। क्या बनाया? सैन्य चौकसी। ठीक है। और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के नजरिए को देखते हुए इसका निर्माण किया गया। महाराणा प्रताप ने जब इसको है ना इतना विस्तारित किया तो ये नाम लाल कोट जो है वो बदलकर क्या हो गया? अब राय पिथौड़ा। क्या हो गया? राय पिथौड़ा। और ये जो है ना रेडियस है वो कितनी बढ़ा? 8 किलोमीटर बढ़ा दी गई। ठीक है। क्लियर। राय पिथौड़ा इसे राय पिथौरा बोला गया है। बाद में बताया जाता है फिर 1192 में युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप हारे हैं और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी की तरफ से सेनापति के रूप में लड़ा था कि और यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत ये क्षेत्र आ गया। और आने के बाद बताया जाता है कि ये अरबी और फारसी भाषा जानते थे, इसीलिए इनके लिए इसका नाम राजा पिथौरा का गढ़ बोला जाता था। इसे राजा पिथौरा का गढ़ बोला जाता था। अब वो राजा पिथौरा का गढ़ नहीं बोल पाए तो राय पिथौरा बोलते थे। राय पिथौरा। ठीक है। और इस प्रकार 1192 के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस पर अपने अधीन कर लिया जाना। और इसकी पहचान के लिए क्या, मैंने वही लौह स्तंभ की बात की। क्या बना देते हैं तो काट रहे पड़ेगा तो चला लेना कट हो जाएगा उसके बाद में। तो क्या बदतमीज अच्छा वीडियो बना देगा जल्दबाजी में बताए। ठीक है ना। इस प्रकार है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है ना ये जो बनाया गया था और फिर भी आपको क्या बनाया गया था? कमल का उल्टा लौह स्तंभ लिख दूं। लौह स्तंभ बनाया गया था। वो लौह स्तंभ कुतुबुद्दीन द्वारा नहीं बनाया गया था, पागलों पहले से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने है ना क्या ये एक तरीके से क्या है राज्य के विस्तार और शासन के प्रमाण हेतु बना हुआ एक लेखनी वस्तु कह सकते हैं जिसमें शिलालेख लिखे गए हैं जो मौर्य साम्राज्य तोमर वंश की जानकारी देते हैं। तो इसके एवज में उन्होंने कुतुब मीनार बना डाला है ना। कुतुब मीनार ये चीज यहाँ पर आती है। इसके बाद हम आईने अकबरी की बात करते हैं। आईने अकबरी में अब्बुल फजल द्वारा राय पिथौड़ा उसे नाम दिया गया है। क्या बोला दिया है? नाम राय पिथौड़ा। और यहाँ पे एक लेखक आते हैं राणा सफवी। उन्होंने कहा है कि लाल कोट को आप अगर आप है ना दिल्ली के इतिहास की जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी 1000 वर्ष पुरानी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको किसी और टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं जी। लाल कोट इसका एक मुख्य बिंदु है। लाल कोट के बारे में आप जानकारी एकत्रित कीजिए। लाल कोट ही आपको 1000 साल पुराना इतिहास बता देगी। ठीक है ना। और राणा सब्बी और इसके आगे भी बताते हैं, कहते हैं कि राणा सब्बी खुद ही यही बोलते हैं कि जो लाल कोट था जो कि है ना तोमरों की सैन्य चौकसी थी। क्या थी? सैन्य चौकसी। यही आज का जो है लाल किला है आधुनिक। उस समय पुराना मूल नाम जो है इसका लाल कोट था, आज ये लाल किला है। मैं इसका प्रमाण नहीं देता, किताबें बोल रही हैं वो मैंने बोल दी।